या तो कोई भी एग्ज़ाम आपका आता नहीं है और जब आते हैं तो सारे के सारे एग्ज़ाम आपके एक ही साथ आ जाते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ सीटेट एग्ज़ाम का, जो कि आपकी परीक्षा सितंबर मंथ में यहाँ पर होने वाली है। इसके अलावा जो एचटेट के एस्पिरेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं, जो कि मुझसे कॉन्टिन्यूअस एचटेट का आंसर चाहते हैं कि इन दोनों एग्ज़ाम्स को हम साथ लेकर के किस तरीके से चले कि हमारा सीटेट का एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाए और हमारा एचटेट का एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाए। तो आज के इस वीडियो में डिटेल चर्चा इसी के ऊपर ही मैं करने वाली हूँ और आपका जो मोस्ट आस्क्ड कमेंट है उसका रिप्लाई भी आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इसमें आप एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको बहुत डिटेल में यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगी कि आप एक साथ इन दोनों एग्जाम्स को लेकर के बहुत ही अच्छी तरीके से चल सकते हो। और ना सिर्फ एचटेट बल्कि आप जो अगर आप अदर स्टेट से यहाँ पर बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि आपका एचटेट अगर नहीं है, एचटेट तो जैसे हरियाणा वालों का है, अभी आपका झारखंड का जो टेट है वो भी आपका यहाँ पर चला हुआ है, वो भी आपका एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा यूपी टेट की परीक्षा भी आप सभी की होने वाली है और अदर भी स्टेट का किसी ना किसी का एग्जाम होगा। तो ये तो एग्जाम्स होते हैं आपके स्टेट वाइज, ठीक है, राज्य वाइज आपके एग्जाम है, ये तो आप लोग देंगे ही देंगे। वहीं अगर बात करते हैं सीटेट का, तो ये सेंट्रल लेवल पर एग्जाम्स होता है। ये आपका एग्जाम होता है केंद्रीय स्तर पर होता है और इसको ऑल आउट मतलब थ्रू आउट द इंडिया सभी जो एस्पिरेंट्स है, टीचिंग एस्पिरेंट्स इस एग्जाम को यहाँ पर देंगे। तो अगर आप सेंट्रल में वैकेंसी चाहते हैं तो आपको ये वाला एग्जाम क्लियर करना होगा, जिसमें आपको DEET+B, KVS, NVS, APS इन सभी में आपको जॉब मिलती है। और अगर आप अपने स्टेट में रह कर ही गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हो तो वो आपका स्टेट एग्जाम होता है। और हर टीचिंग एस्पिरेंट्स का सपना होता है कि वो सीटेट एग्जाम को भी क्लियर करेगा और वो अपने स्टेट टेट एग्जाम को भी नहीं छोड़ेगा, चाहे फिर किसी में भी वैकेंसी आए, ताकि वो दोनों में ही अच्छे से बैठ पाए। तो आज के इस वीडियो में समझेंगे कि दोनों ही एग्जाम को आप कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर टैकल कर सकते हो और आप एक साथ इन दोनों को यहाँ पर लेकर के चल सकते हो। तो जो मैं आपको स्ट्रेटेजी यहाँ पर समझाने वाली हूँ इसको आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। पहले आप पैटर्न समझ लेना, ठीक है, बिकॉज मुझसे मोस्ट जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, ज़्यादा अमाउंट में मेरे साथ एचटेट के एस्पिरेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं और हाल फिलहाल में अभी सीटेट के एस्पिरेंट्स भी मुझसे यहाँ पर जुड़ने लगे हैं, बिकॉज मैं क्लासेस आपको डेली बेसिस पर फ्री यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ। तो सीटेट का और एचटेट का एक बार आप लोग पैटर्न समझ लो, फिर हम डिटेल से यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, हम डिटेल से यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज करेंगे, सब्जेक्ट वाइज जो है हर चीज़ पर यहाँ पर चर्चा मैं आपके साथ करूँगी। तो पहले एक बार अपना जो पैटर्न है उसको हम यहाँ पर अच्छे से देखेंगे, ताकि मैं आपको पैटर्न वाइज भी चीज़ों को समझा सकूँ कि आपने बिल्कुल भी पजल नहीं होना है। देखो, अगर सीटेट की बात करती हूँ तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेवल 2 आपसे पूछे जाते हैं, मीन्स पेपर 1 आपसे पूछा जाता है और पेपर 2 आपसे पूछा जाता है। अगर आपको PRT के शिक्षक बनना है तो आपको पेपर 1 निकालना होगा और अगर आपको TGT मीन्स 6 to 8 क्लास के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक अगर बनना है तो आपको पेपर 2 यहाँ पर निकालना होगा। एचटेट की बात करें तो उसमें 3 पेपर होते हैं, मीन्स यू कैन से उसमें 3 लेवल होते हैं, जहाँ इसमें PGT नहीं होता है, बट इसमें अभी चर्चा चल रही है कि सीटेट में भी आपका PGT शामिल करेंगे और अभी सोचा भी जा रहा था, अभी मान भी रहे थे सभी कि अभी ये PGT वाला पैटर्न भी ले आएंगे, बट नहीं लेकर के आए। मे बी शायद अगले साल आपको इंट्रोड्यूस करा दें, तो ये अच्छा मौका है कि इसको यहाँ पर अभी आप क्लियर कर लो। इसमें आपका लेवल 1 जो है उसको PRT बोला जाएगा, लेवल 2 को जो है वो TGT बोला जाएगा एंड ये आपका PGT लेवल की परीक्षा होती है, ठीक है। तो मैं एक एक करके सारी बातें आपको समझाऊंगी कि जो सब्जेक्ट आप यहाँ पर पढ़ते हो ना भाई, वो ऑलमोस्ट आपके सेम होते हैं, एक या दो चीज़ों को छोड़ करके। और फिर भी आपको किस में डिफिकल्टी रहेगी, किस में आपको कम करना है, किस में आपको ज़्यादा करना है, वो भी यहाँ पर समझाऊंगी। देखो, पेपर 1 की अगर बात करें यहाँ पर, तो इसमें आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो, ये 5 सब्जेक्ट है, इसमें 15-15 का कोई सीन नहीं है, 30-30 में आपकी चीज़ें जो है वो बटी हुई है। सीटेट में बात करें तो PRT में CDP आप चेक कर पा रहे हो, 30 नंबर का पूछा जाता है, हिंदी भी कंप्लीट 30, इंग्लिश भी कंप्लीट 30 और ये मैथ्स और EVS जो कि आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, मैथ और EVS आपको PRT में एचटेट के अंदर भी पूछा जाता है। तो ये आपका PRT वाला है जो कि 150 नंबर का जो पेपर है वो आपका सेट होता है। पेपर 2 की बात करें तो इसमें आपका ये सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या है, सेम है, सेम नहीं रहेगी, ये वाला सेम नहीं मानिएगा। हिंदी, इंग्लिश और CDP पेपर 2 में भी रहता है। अब इसमें 2 पोर्शन में जो है वो अपना सब्जेक्ट जो बच जाता है, ठीक है। ये आपके लैंग्वेज 1 रहती है, ये आपकी लैंग्वेज 2 रहती है, हिंदी इंग्लिश ही नहीं रहता है, बाकी भी और जो है लैंग्वेज वो होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर L1 और L2 की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब जिसका मैथ और साइंस बैकग्राउंड है तो उनका 30-30 नंबर का ये कंटेंट हो जाता है और 60 नंबर का ये पेपर हो जाता है। जिनका SST वाला बैकग्राउंड है, ठीक है, 2 ही चूज़ करने होते हैं सीटेट में, आपको सिर्फ 2 ही चूज़ करने होते हैं। तो SST से देना है तो आपका ये भी 60 मार्क्स का हो जाता है और ऐसे करके आपका ये भी 150 नंबर का कंटेंट बन जाता है। PRT की बात करें, TGT की बात करें या फिर PGT की बात करें तो इसमें बहुत सिंपल है आपका,
ठीक है। यहाँ पर एक रीजनिंग जो है वो और ऐड कीजिएगा, जीके जो है वो और ऐड कीजिएगा, ठीक है। इसमें भी रीजनिंग और इसमें भी जीके, ओके। इसमें भी देखो सीडीपी आपका 30 नंबर का ही पूछा जाता है सभी में। हिंदी इसमें घट के 15 नंबर का हो जाएगा, इंग्लिश घट के इसमें 15 नंबर का हो जाएगा, मैथ्स इसमें 10 का आ जाता है, रीजनिंग 10 की और जीके यहाँ पर 10 की आ जाती है, ठीक है। ये सभी में कॉमन है, सभी में, पीआरटी, टीएसटी, पीएसटी सभी में कॉमन है। बस जो बच जाता है आपका वो क्या है, सब्जेक्ट, जो आपका 60 नंबर का होता है। पीआरटी में जैसे हमारा सीटेट में मैथ्स और ईवीएस था, ऐसे पीआरटी में भी मैथ्स और ईवीएस आ जाता है। और टीजीटी और पीजीटी की बात करें तो आपका जो विषय है, आपका जो स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है वो इसमें आ जाता है, वो आपसे 60 नंबर का पूछा जाता है। क्लियर चीज है। तो आपका क्या डिफरेंस है इन दोनों में, डिफरेंस को समझो। सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और जीके आपने अलग से पढ़नी है एचटेट वालों ने, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और जीके आपने अलग से पढ़नी है, बाकी की सारी चीजें आपकी यहाँ पर मैच कर रही है, ठीक है। सिर्फ रीजनिंग और सिर्फ जीके आपका यहाँ पर डिफर करता है। अब एक एक करके समझो कि अगर हम इनको सब्जेक्ट वाइज लेकर के चलते हैं तो किस तरीके से हम इसे लेकर के चल सकते हैं। देखो सीडीपी है आपके पास, अब सीडीपी की टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि मैं आपको सीडीपी बहुत ही अच्छे तरीके से करवा रही हूँ एंड आई थिंक आप सभी लोग उससे सेटिस्फाइड हो। अपने फीडबैक इस वीडियो में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। सीडीपी में अगर कोई रिकमेंडेशन है तो आप मुझे दे सकते हो, ओके। सीडीपी की क्लासेस जो है वो बिल्कुल फ्री मैं आपको यहाँ पर करा रही हूँ और मुझे लगता है बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ मैं अभी आपको नए तरीके से चीज़ें जो है वो करवा रही हूँ, ठीक है। तो टॉपिक वाइज करवा रही हूँ, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप यहाँ पर कह सकते हो, बाकी करने सारे ही होते हैं। बात करें अगर सीटेट में या फिर एचटेट में तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन ये लोग पूछते ही पूछते हैं, तो ये आपने नहीं छोड़ना है। पियाजे से 1 क्वेश्चन देंगे ही देंगे, कोलबर्ग से 1 क्वेश्चन देंगे ही देंगे, वाइगोत्स्की से 1 क्वेश्चन देंगे ही देंगे, और ये तीनों चारों सब मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। सिगमंड फ्रॉइड से 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, सीटेट में हो सकता है 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। एरिक्सन के बिना एचटेट आपका एग्जाम अधूरा है, कभी भी नहीं पूछेंगे बिना एरिक्सन के, ठीक है। लर्निंग की थ्योरीज अपने आप में 7 से 8 लर्निंग की थ्योरीज हम यहाँ पर करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिहेवियरिज्म की थ्योरी, कॉग्निटिविज्म की थ्योरी, ये सारी की सारी थ्योरीज आपने करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। टीचिंग मेथड्स की बात कर लो या फिर टीचिंग एड्स की यहाँ पर बात कर लो, सारे टॉपिक यहाँ पर लिखित तौर पर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ये सारी की सारी चीज़ें नहीं छोड़नी है। एनसीएफ 2005 की हम यहाँ पर बात कर ले, एनपी 2020 की हम यहाँ पर बात कर ले, ठीक है। आरटी 2009 की अगर हम बात करें तो ये तीनों के तीनों टॉपिक एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मोटिवेशन, इवैल्यूएशन जिसमें हम सीसीई की बात करते हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से ये पूछते ही पूछते हैं। तो इस तरीके से 30 नंबर का कंटेंट आपसे सीडीपी में पूछा जाता है और आपने किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है। इसके अलावा आपका कोग्निशन, इमोशन का टॉपिक यहाँ पर बन जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंस का क्वेश्चन होता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है टॉपिक होता है, ठीक है। लैंग्वेज एंड थॉट है, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। किसी भी टॉपिक को आपने छोड़ के नहीं चलना है, बिकॉज आपके पास जो है वो इनफ टाइम है हाल फिलहाल में अपनी प्रिपरेशन को करने का, काफ़ी टाइम है आपके पास। कंप्लीट 3 महीने तो सीटेट के ही है आपके पास, तो 3 महीने में आप आराम से कर सकते हो। 3 महीने में मैं यहाँ इस बोर्ड के थ्रू भी आपको कंप्लीट प्रिपरेशन आराम से करवा दूंगी, ठीक है। तो आप अगर मेरे से जुड़े हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको यहाँ पर कंटेंट के साथ साथ MCQs भी मैं अच्छे से यहाँ पर करवा रही हूँ, जो कि आप सभी लोग देख पाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो सीडीपी की काफ़ी क्लासेस मैं आपके साथ ऑलरेडी कर चुकी हूँ, अभी 2 दिन से नहीं हुई है, कल आपकी एक क्लास और आ जाएगी। तो ये सीडीपी का पोर्शन हो गया है। मीन्स सीडीपी में आपको अपना जो कंटेंट है उसको तो करना ही करना है, जो कंटेंट है आपका उसको तो करना ही करना है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने होते, बिकॉज यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आपको बताएंगे, आपको एनालाइज करवाएंगे, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर डेवलप करेंगे कि आप जो है आपकी जो प्रिपरेशन है वो कितनी अच्छी हो चुकी है और कितनी आपको और अच्छे तरीके से करनी है, ओके। रही बात हिंदी इंग्लिश की, तो जहाँ सीटेट में हमारे ये 30 नंबर के आते हैं, आपको वहाँ पर डीप चीज़ें करनी होती है, वहीं एचटेट में ये 15 नंबर का आता है, बट करनी उतनी ही चीज़ें हैं,
ओके, करनी उतनी ही चीज़ें हैं, ठीक है। बस ध्यान में देना, जहाँ सीटेट में इन्होंने पेडागोजी शामिल कर रखी थी और साथ में इन्होंने पैसेज गद्यांश को यहाँ पर शामिल कर रखा था, इसी तरीके से एचटेट का पैटर्न भी अब सेम हो चुका है कि आपसे पेडागोजी पूछी जाती है, ठीक है, पेडागोजी आपसे पूछी जाती है। जहाँ सीटेट में पेडागोजी के 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, सीटेट में 15 क्वेश्चन, और एचटेट के अंदर पेडागोजी की अगर बात करूँ तो 4 से 5 क्वेश्चन आपसे जो है वो सिर्फ पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन की संख्या भले ही कम हो, बट पढ़ना तो आपने उतना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप रीट दे रहे हो, चाहे आप सीटेट दे रहे हो, चाहे आप यूपी टेट दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, पेडागोजी अगर आपके सब्जेक्ट में आ गई है, अगर आपके करिकुलम में है, दैट मीन्स पेडागोजी आपने उतना ही डीपर करनी है, बिकॉज ये 4 से 5 क्वेश्चन भी आपको बहुत हैरान परेशान यहाँ पर कर सकते हैं। सीटेट में तो ये 15 नंबर का आता ही आता है। तो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, पेडागोजी मीन शिक्षण शास्त्र आपको करना ही करना पड़ेगा। और ये जो शिक्षण शास्त्र है ना भाई, ये जो शिक्षण शास्त्र है, कंटेंट आप जितना मर्जी कर लो, ठीक है, रिवाइज कर लो बार बार, ये बिना एमसीक्यूज के आप कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हो। बिना एमसीक्यूज के आपका कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ये जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही इसमें अच्छे नंबर लाओगे। जितना प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे और सिर्फ अगर कोई भी आपको पढ़ा के जा रहा है, आपने उतने सिर्फ पढ़ लिया, आपके क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो सकते, ठीक है। क्योंकि जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम इस एंगल से भी लेकर के चल सकते हैं। तो जितने एमसीक्यूज, उतना आपकी पेडागोजी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगी, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, लैंग्वेज वही रहेगा, ठीक है। तो इसमें बाइलिंगुअल तरीके से आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा पैसेज आपसे पूछे जाते हैं, चाहे सीटेट हो चाहे एचटेट हो, पैसेज की प्रैक्टिस करिए जितना हो सके। आप हिंदी और इंग्लिश में गद्यांश, पैसेज, पोयम, इन सब की यहाँ पर प्रैक्टिस करिए, बिकॉज पैसेज से जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, ठीक है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उस पैसेज को पढ़ करके आपने डायरेक्ट क्वेश्चन छांटने होते हैं। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो ग्रामर के पूछ लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश में ग्रामर हो गई है और हिंदी में क्या हो गई है, व्याकरण हो गई है। जहां बात एचटेट की करें तो उसमें भी सेम ऐसे ही पैटर्न अब ये फॉलो करने लगे हैं, अलग से नहीं देते हैं। हालांकि अलग से भी 2-3 क्वेश्चन अब की बार दिया था इन्होंने। तो एचटेट वाले थोड़ा सा ग्रामर को सीरियसली लेना, सीटेट वाले अगर ग्रामर को इग्नोर भी करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपसे 2-3 क्वेश्चन ही पूछते हैं उसमें, पैसेज के उसमें और उसमें, तो वो बहुत ईजी होते हैं, तो आराम से हो जाएगा। बट अगर आप दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर आपका ग्रामर पोर्शन अच्छा होना चाहिए। इंग्लिश तो फिर भी हो जाता है, हिंदी में दिक्कत आती है, हिंदी का जो ग्रामर पोर्शन है उसमें दिक्कत आती है, ठीक है। तो थोड़ी भारी भरकम शब्द ये पूछते हैं, ओके, तत्सम तद्भव हो गया, इसके अलावा विपरीतार्थक समानार्थक शब्द, इसमें बहुत फसाद टाइप देते हैं, कुछ ऐसे भारी भरकम शब्द आते हैं। तो ग्रामर पोर्शन आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रामर आपको इंग्लिश का नहीं भी करोगे चलेगा भाई, हिंदी में थोड़ा सा ज़्यादा आप जो है ध्यान देना। ग्रामर के क्वेश्चन पूछते हैं, पैसेज दे देते हैं, और पेडागोजी ये आपका क्या है, लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है, आपकी भाषा का पार्ट है। चाहे आप इसमें हिंदी इंग्लिश चूज कर रहे हो सीटेट में, या फिर आपकी पंजाबी है, उड़िया है, जो लैंग्वेज हो, पैटर्न यही रहेगा। एचटेट में अपनी लैंग्वेज वही है, हिंदी और इंग्लिश। क्लियर, समझ में आई चीज़ें? चलो, ये हिंदी इंग्लिश की बात हो गई है, और ये क्लासेस भी हिंदी इंग्लिश की भी मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये हिंदी की कंप्लीट ग्रामर मैंने आपको करवा रखी है, ठीक है। जो व्याकरण है वो मैंने आपको करवा रखी है। इंग्लिश की ग्रामर कंप्लीट आपको मेरे चैनल पर आपको जो है प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मिल जाएगी। इसके अलावा पेडागोजी मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है, ठीक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, वो मेरे थ्रू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। चाहे एचटेट का एग्जाम हो चाहे सीटेट का एग्जाम हो, कंप्लीट खत्म मेरे तरफ से होगा विद एमसीक्यूज। क्लियर चीज़ है, ठीक है। तो आपको बीच रास्ते में बिल्कुल भी छोड़ने का कोई इरादा है नहीं। क्लासेस आपकी कभी कभार नहीं होती है, ठीक है, बट होती है क्लासेस, ओके। किसी दिन नहीं लेती हूँ तो अगले दिन 2 ले लेती हूँ, बाकी छूट तो कई बार हो जाती है, ठीक है। चलो, मैथ्स और ईवीएस की अगर बात करें, मैथ्स और ईवीएस क्योंकि ये पीआरटी में आता है, ठीक है, ये जो है आपका वो पीआरटी का अहम मुद्दा है। चाहे सीटेट हो चाहे आपका एचटेट हो, 30-30 नंबर का पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है, सीटेट में भी और एचटेट में भी, पीआरटी में। बाकी टीजीटी पीएचडी जो है आपका एचटेट में, जो टीजीटी पीएचडी है उसमें 10-10 नंबर का आता है, ठीक है, वो मैं आपको करवा ही रही हूँ। और वो जो मैं मैथ आपको करवा रही हूँ वो इसमें भी, पीआरटी में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स यहाँ पर आपको गिवन है जिनको आप इजीली पढ़ सकते हो। बात ये है बस करना कहाँ से है, होगा कहाँ से, चाहे सीटेट हो चाहे एचटेट हो, ठीक है। एनसीईआरटी की किताबें उठाओ,
NCERT की किताबें उठाओ और पहली से 5वीं तक कक्षा तक का गणित आपको आना चाहिए, पहली से 5वीं कक्षा तक का EVS आपको आना चाहिए है। सीटेट आराम से निकल जाएगा। HTET के लिए आपको हल्की सी और मेहनत करनी होगी, 6 से 8 तक की आप साइंस और पढ़ लेना, ठीक है। NCERT ही पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6 से 8 तक की साइंस और पढ़ लेना, आपका यहाँ पर भी EVS बहुत अच्छा हो जाएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख करके पहले तो ये देखना पूछा क्या जाता है, पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख करके आइडिया लगाना होता है कि पढ़ना कहाँ से है, क्या शुरुआत है, कितना पढ़ना होता है, क्या पूछा क्या जाता है, तभी तो पढ़ोगे ना बुक खोल करके। और ये जो बुक्स है वो NCERT की, वो आपकी NCERT के साइट पे ऑटोमेटिकली फ्री में आपको PDF फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है। तो सीटेट के लिए तो आपको इतना करना होगा, ठीक है। मैथ अगर हल्का सा और डिफिकल्ट आ रहा है तो 6 से 8 तक का मैथ भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना, इतने में ही हो जाएगा आपका। क्लियर चीज़ है, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पर किसकी, ये बात हो गई भाई PRT की। और जो TGT में सीटेट में मैथ पूछा जाता है वो हल्का सा और हाई पूछा जाता है, ठीक है ना, तो वो आप और हल्का थोड़ा सा आगे जा सकते हो। बाकी पूछिए आपसे यही चीज़ जाएगी, देखो नंबर सिस्टम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शंस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, अलजेब्रा, ठीक है, 2D एंड 3D शेप्स, मेंसुरेशन, डाटा हैंडलिंग, टाइम, मनी पैटर्न, ये स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है, एज वाले क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, बेसिक से चीज़ें हैं और यही आपको HTET में पूछी जाती है। HTET का तो स्पेसिफिकली मैं आपको करवा रही हूँ, मैं जो करवा रही हूँ उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा एडवांस और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है जो मैं आपको करवा रही हूँ। ओके, तो ये अपना मैथ और EVS यहाँ पर आप ध्यान में रख सकते हो और इजीली आप इन बुक्स के थ्रू इसको निकाल सकते हो। जो एक्स्ट्रा हमने करनी है अगर आप ओनली सीटेट वाले हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप मेरे साथ HTET वाले तो हो ही भाई सारे ही मेरे साथ, तो रीजनिंग और ये सब तो आपको करना ही करना है। हरियाणा जीके तो देखो सबने CET दिया होगा, है ना, हरियाणा के अंदर तो देखो अथाह सागर है, पता नहीं कहाँ से क्या पूछ लेंगे, बट हाँ कंसेप्चुअल डाटा तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो वहीं से पूछ लेते हैं। बाकी 1-2 क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं जो करंट में हरियाणा के अंदर क्या चल रहा है, करंट न्यूज़ क्या है हरियाणा की, किसने क्या जीत लिया, किसने क्या लिख दिया, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपका करंट जो है सिनेरियो पूछा जाता है 2 से 3 नंबर का, 10 नंबर का सारा पूछा जाता है। तो इतना डीप डुबकी भी लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, हल्की सी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए है, ठीक है, नाम वगैरह अच्छे से आपको पता होना चाहिए है और करंट अफेयर्स की थोड़ी सी जानकारी आप रख लेना। बाकी CET और हरियाणा के आप मल्टीपल एग्जाम्स दे ही रहे होंगे तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको दिक्कत होगी। चलिए रीजनिंग की बात करें तो ये कंप्लीट आपको मैं करा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 से 4 क्लासेस मैं ऑलरेडी करके दे चुकी हूँ, अभी और ले आएंगे इसमें क्लासेस, ठीक है। सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो डिवाइडेड करके हम लेकर के आएंगे, हो सकता है डेली एक सब्जेक्ट की क्लास ना हो तो आपको अल्टरनेट डेज पर भी मिल जाती है, लेकिन ऐसे नहीं हो पाता कि भाई सारी की ही एक दिन हो जाएगी फिर अगले दिन भी सबकी हो जाएगी, ठीक है। डिवाइड करने में, कंटेंट को प्रिपेयर करने में टाइम लगता है। ओके, तो ये आपका रीजनिंग का सिनेरियो है, 10 नंबर का पूछा जाता है, बहुत ही आसान होती है, कोई भी डिफिकल्टी लेवल नहीं होता, कोई भी नहीं होता। आप सिर्फ MCQs अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे तो भी आप इसमें 10 में से 10 नंबर आराम से ले सकते हो, ठीक है। सिंपली मुझे फॉलो करो, बात खत्म, और आपको अपना दिमाग इसमें लगाना ही नहीं है। तो यहाँ से आपका हो गया है। अब हम अगर बात करते हैं किसकी, हम अगर बात करते हैं तो हमारा क्या बच गया है भाई, सब्जेक्ट स्पेसिफिक यहाँ पर बच गया है, ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक यहाँ पर बच गया है। PRT का तो हो ही चुका है। TGT अगर सीटेट की हम बात करें तो अपना जो साइंस है, ठीक है, साइंस है और जो SST है भाई वो आप जो है 10वीं तक का यहाँ पर टचअप ये देते हैं। और आजकल सीटेट का पेपर आसान नहीं रह गया है। अगर कोई आपसे ये कहता है कि सीटेट का पेपर ईजी होता है, नहीं, वो टाइम गया जब सीटेट का पेपर ईजी होता था, ठीक है। मैंने जब दिया जब बहुत आसान था, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, बहुत आसान था। अभी अगर आप सीटेट का पेपर देखो आपका दिमाग घूम जाएगा, ठीक है, जिसने क्लियर कर रखा उसका भी दिमाग घूम जाएगा। तो अभी बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस देते हैं वो, तो जो स्पेसिफिकली HTET वाले हैं ना और जो PGT वाले हैं वो सीटेट के क्वेश्चन ज़रूर बनाना, अभी पिछले 2 साल के तो एटलीस्ट ज़रूर बनाना, ठीक है। तो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी सीटेट का लेवल अच्छा कर दिया है, क्लियर चीज़ है। तो 10वीं तक का टचअप ये देते हैं। बाकी भाई TGT वाले और जो PGT वाले हैं, कौन, HTET वाले, ठीक है भाई, उनको पता है उनका डिफिकल्टी लेवल क्या आता है। TGT मीन्स 12th तक का पढ़ना है, PGT मीन्स आपको अपने डिग्री लेवल तक का यहाँ पर चीज़ें पढ़नी होगी, तभी आपका काम यहाँ पर चल पाएगा, क्लियर चीज़ है। तो अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक आप अकॉर्डिंगली लेकर के चलेंगे। चलो अब करते हैं बात जिस चीज़ को आप छोड़ देते हो। क्या छोड़ देते हो आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, ठीक है। आप सोचते हो कि हमारे सामने ये कंटेंट है, इसको हम मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे और आपका काम चल जाएगा। रिवाइज करना इज गुड हैबिट, अच्छी बात है। एग्जाम से 2 दिन पहले सारी चीज़ें रिवाइज करनी भी चाहिए आपको, लेकिन मॉक टेस्ट के बिना आप कोई भी चीज़ को नहीं कर पाओगे।
मॉक टेस्ट ही आपको बताएगा कि आपके एग्जाम पैटर्न को इजीली समझने में आपका जो समय है उसको आप कैसे मैनेज करोगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट यहाँ पर डिसाइडेड होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन उसी 1 मिनट में हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट आपको मॉक टेस्ट बताएगा, सेल्फ असेसमेंट करवाएगा, आप अपना स्वयं आकलन कर सकते हो, खुद से देख सकते हो कि आप किस में पीछे जा रहे हो, क्या टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, किस में आपके कम नंबर आ रहे हैं। तो ये कौन बताएगा? मॉक टेस्ट बताएगा। आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप कौन करेगा? मॉक टेस्ट करेगा। ठीक है, आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी ये करेगा। एक्यूरेसी, भाई कितनी सटीकता के से आप चीज़ों को कर रहे हो, वो भी कौन बताएगा? मॉक टेस्ट बताएगा। तो मॉक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। सीटेट की बात करें तो पिछले जो 5-6 साल के पेपर है ना, पेपर 1 और पेपर 2 मस्ट है, करने ही करने होंगे। और मैं तो कहती हूँ एचटेट वाले भी सीटेट के क्वेश्चन बनाना, ठीक है। सीडीपी तो ज़रूर बना के देखना, क्योंकि एचटेट में आजकल सीडीपी के क्वेश्चन मतलब हल्के आने लगे हैं। अगर मैं बात करूँ पीजीटी की नहीं, पीआरटी टीएसटी बहुत हल्के आने लगे हैं, बहुत ईजी आते हैं। ठीक है, रियल एग्जाम प्रिपरेशन एक्सपीरियंस आपको देगा ये मॉक टेस्ट। डिटेल एनालिसिस आप कर सकते हो, स्मार्ट स्ट्रेटेजी आप इसके थ्रू बना सकते हो। इंप्रूवमेंट आएगा अगर आप कंसिस्टेंट हो अपनी टाइम में, अगर आप नियमित तरीके से सारी चीज़ें कर रहे हो तो इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आपको देगा अगर आप मॉक टेस्ट बना रहे हो। ठीक है, तो आपके सक्सेस के भी हायर चांसेस यहाँ पर बन जाएंगे इफ़ यू आर मेकिंग मॉक टेस्ट। ठीक है, अगर आप उसे लगा रहे हो तो मॉक टेस्ट के बिना तो बिल्कुल भी मत जाना एग्जाम में, बैठना ही नहीं है। ओके, उसके बिना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ लाई करते हो। अगर एक साथ मैं आपको ब्रीफ करने बैठूं तो सीडीपी जो है वो आपको मैं करा रही हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट जो है वो जनरेट करके रखी है मैंने, उसमें विजिट करना है और टॉपिक वाइज क्लासेस को बनाना जो है वो शुरू करना है। ठीक है, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत मस्ट हो जाते हैं जो आपने नहीं छोड़ने हैं। और मॉक टेस्ट की अगर बात करें एचटेट की स्पेसिफिकली, तो मैंने बहुत सारे सालों के पिछले आई थिंक 2018 या 19 तक के मॉक टेस्ट मैंने जनरल सेक्शन के करवा रखे हैं। प्लेलिस्ट में जाओगे मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश अगेन ये मेरे द्वारा आपको प्लेलिस्ट क्रिएटेड है। ठीक है, चैनल पर आपको फ्री कंटेंट इसमें मिल रहा है। इसकी जो पेडागोजी है, जो शिक्षण शास्त्र है, वो भी आपको बिल्कुल फ्री में विद एमसीक्यूज मेरी तरफ से आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपने डायरेक्टली बस अपना जो प्लेलिस्ट सेक्शन है उसमें विजिट करना है और अपने कंटेंट को ढूंढने लग जाना है, आराम से मिल जाएगा आपको। मैथ्स आपको मेरे थ्रू करवाई जा रही है, रीजनिंग का भी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। जीके मेरी जो प्लेलिस्ट है वो काफ़ी पुरानी हो गई है। ठीक है, ईवीएस और सब्जेक्ट स्पेसिफिक अभी मेरे पास नहीं है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करें तो एसएसटी का अभी हमारे पास बैच अवेलेबल है, हिंदी का बैच अवेलेबल है, इंग्लिश का बैच अवेलेबल है और साइंस का भी बैच अवेलेबल है। और वो भी किसके लिए? टीजीटी के लिए। अगर आप सीटेट के एस्पिरेंट्स हो तो भी आप इन बैचेस को यहाँ पर ले सकते हो। बहुत ही कम प्राइस में आपको ये अवेलेबल है। हमारी एप्लीकेशन टीचिंग गोल्स, ठीक है, टीचिंग गोल्स नाम से ही आपको एप्लीकेशन यहाँ पर मिल जाएगी, जो आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एप्पल वालों का लिंक आपको वहाँ पर पिन कर रखा है। जो टेलीग्राम है हमारा, टेलीग्राम भी इसी नाम से है। जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो सारे इसी नाम से हैं। बाकी अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप नोट्स भी अवेल कर सकते हो। ठीक है, नोट्स भी आप अवेल कर सकते हो 7419055279। इस पर आप व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। नोट्स पेड होते हैं। क्लियर, क्लासेस जो है वो यूट्यूब पर बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री होती है। नोट्स आपको यहाँ पर पेड मिलेंगे। तो आप अपनी इस प्रिपरेशन को यहाँ पर इजीली मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो। और ये जो कन्फ्यूज़न था, आई होप आप सभी का क्लियर हुआ होगा। इजीली आप कर सकते हो। सिर्फ 2 सब्जेक्ट का ही यहाँ पर इशू है, वो अलग है, बाकी सारी चीज़ें भाई सेम है। ठीक है, तो ये एक रोड मैप आपके लिए मैंने डिसाइड करा है, ये बनाया है ताकि आपको चीज़ें यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाए। आप कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रख लेना भाई। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए। डीप डाइव आपने कर रखा हो, जो कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो। मीन्स अगर आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी है तो पियाजे की थ्योरी आपने इतनी अच्छे से पढ़ी हो कि उसका एमसीक्यू आप इजीली बना पाओ। और एमसीक्यूज करते टाइम क्वेश्चन गलत होना कोई बुरी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन गलत हो रहे हैं मीन्स आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और अगर आपके क्वेश्चन सारे सही हो रहे हैं मतलब फिर कहीं ना कहीं आप थोड़ा अलग चल रहे हो। क्वेश्चन गलत होने चाहिए। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि क्या नई चीज़ें हैं। तो कंसेप्ट की क्लैरिटी यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छी तरीके से करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है भाई। प्रैक्टिस का मतलब क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसी के थ्रू ही आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
किसी भी क्वेश्चन को बिना बबल किए मत छोड़ना, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। रिवीजन, जब आपका एग्जाम आ जाता है उस टाइम पर रिवीजन करना मस्ट है। आपने 20 दिन पहले क्या पढ़ा था, 30 दिन पहले क्या पढ़ा था, कितनी बार पढ़ा था, वो कोई मायने नहीं रखता अगर आप एग्जाम के टाइम पर उस चीज़ को रिवाइज नहीं करोगे। कोई भी हो, चाहे कोई कितना इंटेलिजेंट हो, चाहे कोई कितना ही डम हो, ठीक है, सबके लिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो स्पेसिफिकली एक दिन पहले रिवीजन किया करती थी सारी चीज़ों का। एक दिन पहले कुछ नया नहीं पढ़ना होता, कम से कम 2 से 3 दिन पहले कुछ भी नहीं पढ़ना होता। और रिवीजन एक दफ़ा भी सारा नहीं हो सकता, रिवीजन भी कई बार करना पड़ता है। एक बार तो करने में कई दिन लग जाते हैं, फिर आप 3 से 4 दिन में करते हो, फिर आपका एक दिन में आ जाता है, ठीक है। तो रिवीजन मस्ट है करना। कंसिस्टेंसी मतलब डेली बेसिस पर चीज़ें करना। नियमितता कितनी है आपके अंदर, ठीक है, आप नियमित तौर पर कितने डिसिप्लिन है, आप डेली बेसिस पर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये नहीं है कि एक दिन कर लिया 10 दिन नहीं किया, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी रखनी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो इस तरीके से आप अपने एग्जाम को यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक करिएगा, और मेरे साथ इन जर्नी में आप यहाँ पर मेरे साथ जो है अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। क्लासेस बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, बिल्कुल कोई पैसा आपको यहाँ पर नहीं देने हैं। नोट्स यहाँ पर पेड होते हैं और क्लासेस को आप देख सकते हो ईजिली। जो कंटेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया, आपको बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर किया जा रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं आपसे मिलती हूँ क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।